मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में आई सुनामी के बारे में। समुद्री इलाका है मुंबई और वहां पर इतनी बड़ी सुनामी आई महायुति की कि सबके परखच्चे उड़ गए और ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। वही बात हरियाणा में भाजपा को जब 48 सीट मिली तो ये लग रहा था कि अकल्पनीय बात। उससे भी बढ़कर अकल्पनीय बात अब महाराष्ट्र की लगने लगी। आपको ध्यान होगा भी, अगर आपने मेरा कल रात को ही मैंने वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया था कि 10-11% मत के साथ अंतर में पता नहीं कितनी दूर तक भाजपा जा सकती है। बहुत से लोगों से चर्चा भी होती थी तो वो लोग कहते थे कि यार ये मजाक की बात लगती है, ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा था कल भी आपको कि लैंडस्लाइड विक्ट्री इतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन 200 सीटों तक जाने का अनुमान मैंने आपको कल के अंक में बताया था। क्योंकि उसमें मैंने ये बताया भी था कि कारण उसके कि जो आरक्षण वाला मामला था वो लोकसभा चुनाव में पीक पर था, उसमें से वो वोट लौट कर आ रहा है और लोकसभा में भी दोनों पार्टियों का वोट बराबर था। और वो जब लौट के वोट वापिस आ रहा है तो वो बहुत बड़ा काम करेगा और 3-3.5% मत बढ़ना और संघ का काम करना बारीकी से, और सभी जो महायुति के तीनों दलों के कार्यकर्ता थे उनका उत्साहित होकर हरियाणा से चुनाव में काम करना। ये जो जीत हुई है ये शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप मेरा सबसे पहला वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में बताया था। मुझे लगता है कि शायद मैं ही अकेला हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति होऊंगा जिसने कहा था कि अजीत पवार इस चुनाव में बोझ साबित नहीं होंगे, क्योंकि जितने बड़े से बड़े विश्लेषक थे ये बात कह रहे थे कि अजीत पवार सबसे बड़े लूजर होंगे, जो बोझ होंगे, उसकी वजह से भाजपा को नुकसान होगा। वाकई में होता भी, लेकिन मैंने कहा था कि इस विधानसभा चुनाव में वो लूजर नहीं होंगे। आप देखेंगे उन्होंने भी 53 सीट पर चुनाव लड़ा और 40 जीत गए। मेरा अंदाजा भी 30 सीटें जीतने का था, क्योंकि उसके पीछे एक लॉजिक था जो मैंने उस समय भी बताया था कि उनके पास जो उम्मीदवार थे वो अपने आप में बहुत बड़े व्यापारी और बड़े किंग लोग थे। 40 लोग जो टूट कर आए थे तो मैंने कहा था उनका व्यक्तिगत रसूख इतना है, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने, ठीक है उनका अपना चुनाव नहीं था, लेकिन ये चुनाव अब उनका अपना होगा और भाजपा का सहयोग होगा तो वो भी जीतेंगे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा लगभग 132, 33, 35 सीट तक जीत रही है और भाजपा चुनाव कितने सीटों पर लड़ी? केवल 148 सीटों पर, यानी कि 90% का स्ट्राइक रेट होना अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार बिहार में ऐसी स्थिति हुई थी भाजपा की कि 2010-11 की बात है, 90% का स्ट्राइक रेट होना, जितनी सीटों पर लड़ना 90% सीट जीतना। लेकिन इस तरह से लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होती है उसका एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बड़ी सी योजनाएं होती हैं, बड़े काम होते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है। लेकिन अब नैरेटिव फैलाने वाले इस बात को बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाजपा की झारखंड में भी हार हुई है, उसके भी कारण होंगे, लेकिन उसी को करने के लिए अब वो काउंटर करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ हैं। आप मानकर चलिए कि इसका बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण जो मुझे लगा कि क्या कारण हो सकता है इसमें, वो ये है कि जो जिन स्टेट में मोदी जी को हार हुई वहां के लोगों को एक पीड़ा थी कि हमने गलत कर दिया। यही हरियाणा में हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन झारखंड में इससे उलट था। वहां मोदी जी को ज्यादा सीट आई थी और इंडी गठबंधन को कम सीट आई थी, तो वहां एक भ्रम की स्थिति रही होगी और कार्यकर्ता भी वहां पर फिर वही बात लग रहा था कि झारखंड आसानी से जीत जाएंगे, तो लगता है कि वहां स्थिति उस तरह से रही होगी, फिर ढीला पड़ जाना, क्योंकि आरामदायक हिंदू है ही है।
ये साबित कर रहा है ये चुनाव में। जहां संघर्ष अपने ऊपर जब लगता है कि अब हालत खराब होने वाली है, उस समय हिंदू जागता है। और भाजपा को भी मुझे लगता है इस ट्रैक से दूर नहीं होना चाहिए। हिंदू है बटेगा तो कटेगा, एक है तो सेफ है। बहुत से लोग अब उनका विश्लेषण करते करते इस बात को कहीं और सेकुलरिज्म में घुमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें आज भी सबसे बड़ा योगदान जो हिंदुओं में ये जागृति है, क्योंकि महाराष्ट्र में मौलानाओं ने बहुत बड़े बड़े फतवे निकाले, उनका जवाब भी हिंदुओं ने दिया। जैसे मैंने चर्चा में कहा था विदर्भ, मराठवाड़ा और इस तरह से बात रहेगी जिन जिन रीजन की। मैंने मुंबई के बारे में कहा था, अभी सभी विश्लेषण आ जाए, क्योंकि इस विश्लेषण को करने में, वीडियो बनाकर डालने में बहुत 8-10 दिन का समय लगेगा। हर बार एक नया विश्लेषण करेंगे रीजन वाइज, वहां क्यों हुआ, और हर सीट वाइज, जैसे अणुशक्ति नगर, नवा कौन जीता कौन हारा मुंबई में, एक एक सीट के ऊपर। लेकिन मूल बात फिर वही बात आएगी, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में वीडियो बनाऊंगा तो बड़ी बारीकी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा में वोट प्रतिशत बराबर था, सीट भी 15-20 का अंतर था। भाजपा ने मेहनत की और अपने आप को क्रॉस चेक किया कि कहाँ कमी है, बड़ी मेहनत से संगठन का साधा, और संघ का जो रोल था, जो 3-4% वोट बढ़ा। मैंने जैसे पहले भी कहा और कल भी कहा था, आप मेरे पिछले वीडियो महाराष्ट्र को देखना कि किस तरह से मैंने उनका आकलन किया था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं भविष्यवक्ता तो हूं नहीं। कल मैंने अपने एक वीडियो में और पहले भी कहा था कि प्रदीप गुप्ता जो उसके एक्सिस माई इंडिया के वो हैं, उनका बड़ा कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था, और उन्होंने एक दिन बाद सर्वे किया था, उन्होंने 180 से 200 सीट बताई थी, और उनका पूरे टीवी विश्लेषण पे मजाक उड़ाया जा रहा था। और मैंने कहा था कि नहीं, ये व्यक्ति का सर्वे ठीक रहता है, क्योंकि उसके आकलन मेरे पास है, और उनके बात करने का, और उनको कहा था कि आपका कैरियर अब खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में आपने ऐसा किया था। उनका झारखंड में भी उन्होंने 53 सीट दी थी, वो भी ठीक आई, और यहां भी ठीक आई। तो वो विश्लेषण एक ठीक था, क्योंकि उन्होंने बारीकी से बताया। मैंने कहा था मैं वोट प्रतिशत बता सकता हूं कि ये इतना, अगर 7-8% का अंतर हुआ तो ये होगी, लेकिन वो 10% से ज्यादा अंतर बता रहे थे। तो मैंने कहा था कि 10% अंतर बाईपोलर में, ये सीट जब किसी की बढ़ती है, मैंने कहा था वो बढ़ती चली जाती है, और कहां जाकर रुकेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने भी कहा मेरे से चूक हुई, मैंने कहा था कि उद्धव ठाकरे का पूरी तरह से इस चुनाव में बोरिया बिस्तर बंधेगा, लेकिन मेरे से यह चूक हुई कि उसको सभी विश्लेषक, और मैं भी ये कह रहा था कि वो तीसरे नंबर की, वो लाइबल, जैसे अजीत पवार के बारे में यहां कहा जा रहा था, तो हम भी यही समझ रहे थे कि उद्धव ठाकरे वहां तीसरे नंबर पे, यानी कि वो ज्यादा बोझ होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे पहले नंबर पर आए, सीट 20 आई है, जितनी मैं कह रहा था कि 20-22 सीट आएंगी, लेकिन कांग्रेस इतनी बुरी स्थिति में चली गई, क्योंकि ये तो लग ही रहा था कि कांग्रेस की 40-45 सीट तो कम से कम आएंगी, और शरद पवार की भी सीट कुछ आएंगी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शरद पवार 88 सीट जीत रहे, तो 25-30 से ज्यादा नहीं जीतेंगे, और इतनी ही सीट अजीत पवार जीतेंगे। लेकिन उन्हें शरद पवार की केवल 10 सीट आई, अभी चल रही है काउंटिंग कुछ, तो लगभग 9, 10, 11, और कांग्रेस 15, 16, 17, और उद्धव ठाकरे 19, 20, यानी कि लगभग 20 और 10, 30 और 15, 45, 50 सीट के करीब इस एमबीए की महाविकास आघाड़ी की के चांस है आने के। मेरे कहने का मतलब उसमें थोड़ा फेलियर हो गए, लेकिन यह बात तय है कि जो व्यक्ति अपने विचार को छोड़कर गया, जैसे मैंने अभी कहा कटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, ये विचार रखा, जैसे ही थोड़ा सा इस मामले से हटेंगे तो आज की जो देश की परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। हार जीत अपनी जगह है चुनाव की, लेकिन देश आज जिस मोड़ पर है उसके लिए हिंदू को एक होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। और जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह यू टर्न लिया, एक केवल 2-2.5 साल के मुख्यमंत्री रहे वो, उन्होंने अपने पिता की पूरी लेगेसी विरासत को खत्म कर दिया, अपने विचार को खत्म कर दिया, और अपनी संतान के कैरियर को भी खत्म कर दिया।
और शिंदे साहब ने 55-56 सीट जीतकर, इतनी तो शिंदे साहब की अकेले सीट आई है जितनी इस महाविकास आघाड़ी की कुल मिलाकर भी नहीं आ रही। उन्होंने भी साबित किया कि मैं बाला साहब ठाकरे के विचार के साथ हूं और सलाहकार जीवन में अच्छा होना ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जैसे जो मुझे लगता है कि मोदी जी आज बहुत बड़ा चेहरा है, उसको गढ़ने में उनके हनुमान की भूमिका रहती है। वो हनुमान है अमित शाह, कि अपना स्वार्थ छोड़कर मेरे दोस्त या मेरे राजा को या मेरे जिसके साथ मैं हूं, मेरे नेता को क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, खुद पर अपनी बलि देकर उसको आगे बढ़ाना। लेकिन यहां पर संजय राउत जैसा व्यक्ति, मैंने बार बार कहा था कि इस पूरे खानदान को, उस पूरी लेगेसी को, हिंदू हृदय सम्राट बाल ठाकरे के पूरे जो उनका राजनीतिक जीवन की बलि देने के लिए, ये संजय राउत जैसा व्यक्ति उद्धव ठाकरे को पूरी तरह समाप्त करके ही मानेगा। आज उस पर पूरी तरह से मोहर लग गई है। ये चुनाव केवल आप ये मत समझिए कि महाराष्ट्र का चुनाव था, ये पूरे देश का चुनाव था। जबकि महाराष्ट्र तो अपने आप में महाराष्ट्र है, राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र है, और वहां गठबंधन भी महागठबंधन है, महायुति है, महाविकास आघाड़ी है, वहां हर चीज महा है। लेकिन वो महान, क्योंकि वो पूज्य अपना शिवाजी महाराज की धरती है तो महान तो है ही। लेकिन अब इससे आगे बढ़कर, जैसे हरियाणा वीरों की धरती थी, संदेश दिया हरियाणा ने कि मोदी को कमजोर नहीं होने देंगे, ऐसा ही काम महाराष्ट्र ने किया। क्योंकि महाराष्ट्र हरियाणा में तो फिर भी 5-5 सीट आई थी दोनों की, लेकिन महाराष्ट्र में तो 17 सीट और 31 सीट महाविकास आघाड़ी की आई थी। तो इतना अंतर था, बहुत बड़े मार्जिन से वो जीते हुए थे, 14 सीट ज्यादा थी। और भाजपा केवल 28 सीटें लड़कर केवल 9 सीटें जीती थी, केवल 32-33% का स्ट्राइक रेट। लेकिन उसी भाजपा का स्ट्राइक रेट आज 90% हो गया। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, ये चुनाव के नतीजे यहीं नहीं रुकने वाले। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, मुझे तो लगता है इसमें कोई संशय ही नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस यानी भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है। 100 सीट ऊपर आने के बाद लगभग ये था कि भाजपा अगर 100 जीतेगी तो लगभग तय था कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। लेकिन अब तो सीट ही 133 आ गई, और ये जो 10-15 इधर उधर घूम रहे हैं, मुझे लगता है ये कुछ बचेगा ही नहीं। गुजरात जैसी स्थिति हो गई। और जो शिवसेना के 9 सांसद हैं, बहुत से लोग बड़े परेशान थे और बहुत से लोग बड़े उत्साहित थे कि हम मोदी का राज 5 साल नहीं चलने देंगे। मेरा अपना भी आकलन है, तोड़फोड़ की बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने विषय को सोचता, अपना राजनीतिक कैरियर देखता है कि मुझे क्या, कहां जाना चाहिए। विचार से वो लोग भी हिंदूवादी थे जो शिवसेना उबाठा थी, ठीक है, वो एक मुख्यमंत्री के लालच में उतर गए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे के साथ जो उनके 9 लोकसभा सदस्य हैं, क्या वो वहां पर रह पाएंगे? इसी प्रकार जो शरद पवार की उम्र 80 साल से ऊपर हो गई और नीचे पूरे विधानसभा में केवल 10 ही सीट, वो 88 सीट लड़े तो वो उतनी सीट आई, तो उनके भी 8 सांसद है, उनकी बेटी है, लेकिन 7 सांसद वो दूसरे भी हैं। वो कहां जाएंगे? क्योंकि उनके लिए भी एक अब समस्या है अपना कैरियर बनाने की। और कई चीजें इसके बाद, कई घटनाक्रम अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में तो क्या पूरे देश में ही बदलने वाले हैं। क्योंकि अब वक्फ बोर्ड का भी मामला आएगा, उस पर भी 2-3 दिन में चर्चा होगी, उसको ताकत मिलेगी। और जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव में निकल कर आई वो है योगी मोदी फैक्टर। इसने बहुत ताकत दी, ठीक है, नीचे के नेताओं का भी अपना बहुत बड़ा एक रोल था, देवेंद्र फडणवीस का अपने आप का रोल था, और संगठन में जो कुर्बानी देता है उसको सदा कुछ ना कुछ आगे उसके लिए अच्छा ही होता है। मुख्यमंत्री होकर पूर्व मुख्यमंत्री होना, उप मुख्यमंत्री होना, पूर्व मुख्यमंत्री तो हो ही सकते हो, उप मुख्यमंत्री होकर नीचे काम करना, यह भी देवेंद्र फडणवीस ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया था। अब चर्चा आगे आगे अंकों में करेंगे, लेकिन एक चर्चा जो मैंने कल रात की भी की थी कि अगले अंक में एक चर्चा जरूर करूंगा,
लोग शरद टीवी पर और नैरेटिव शरद पवार का बनाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वो कोई चाणक्य नहीं है। उनका पूरा इतिहास मैंने कल रात को कहा था कि खंगाल कर बताऊंगा कि वो कभी अपने दम पर नहीं जीते, वो केवल व्यापारी हैं, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं। वो कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। इस उम्र के पड़ाव में अभी 4 महीने पहले वो बहुत बड़े भगवान हो गए थे, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। लेकिन टीवी पे उनको बहुत बड़ा नेता बनाया गया। तो उन पर मैंने कल रात को भी कहा था, जब मैंने वीडियो डाला और बनाया, कि शरद पवार कोई चाणक्य नहीं, कोई बड़े नेता नहीं। इस जबकि चुनाव नहीं नतीजे आए थे, लेकिन आज तो चुनावी नतीजे भी आ गए हैं। तो बताऊंगा किस तरह शरद पवार की राजनीति रही। तो अभी इस अंक में, क्योंकि बार बार कह रहा हूं, महाराष्ट्र चुनाव का एक एक बात का विश्लेषण जो मैंने चुनाव से पहले ही किया था वही रिपीट कर करके आपको बताऊंगा। और नतीजे, क्योंकि पहले नतीजे नहीं थे, अब नतीजे हैं हमारे पास, तो नतीजों के साथ, क्योंकि अपना काम केवल आकलन करना है, हम कोई बड़े पत्रकार नहीं, बड़े सेफोलॉजिस्ट नहीं, सर्वे करते नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे तो फॉलोअर्स भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शुरू किया था एक अभियान कि देश की स्थिति कैसी है, राष्ट्र के लिए क्या होना चाहिए। एक विचार मन में था, इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया था, क्योंकि मुझे कोई इससे ज़्यादा कमाई वाला भी मेरा कोई जीवन का विषय नहीं है। तो ये बात हमारी ठीक ढंग से पहुंच जाए और हमारा भी चेक होता रहे कि हम क्या सोचते हैं, क्या वो हम जमीन तक सोचते हैं, आने वाले भविष्य को सोचते हैं, क्या वो ठीक है। केवल इसीलिए अपना विचार, अपना परिवार जोड़ा। आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, मुझे देखते हैं कितनी भी संख्या में है। कभी ऐसा भी होगा कि ठीक सी संख्या भी जुड़ेगी, तो एक एक बात का विश्लेषण करेंगे। मैंने हरियाणा का भी जैसे विश्लेषण किया था, कोई बुरी स्थिति थी, लेकिन मैंने कहा था जो सोनीपत तय करेगा। हर वीडियो पे बोलता हूं कि जो सोनीपत तय करेगा वही सरकार बनेगी। तो इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा विषय है बहुत ज्यादा। पूरे दिन अगर मैं 24 घंटे भी अगर इस विषय पर मैं विश्लेषण करूं तो 24 घंटे भी मेरे लिए कम है। जो थोड़ी थोड़ी रील मुख्य मुख्य बिंदु पर आकर कि कैसे किसने किया, तो बार बार चर्चा करूंगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं उन विषयों को और समझ सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।